स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह की हवा जब बरामदे से होकर घर में आई तो पुराने बड़े घर की दीवारें हल्की सी खनक कर उठीं। वो खनक किसी अलमारी के दरवाजे के खुलने जैसी थी, बहुत नर्म, पर उसमें वर्षों की कहानी समाई हुई थी। बरामदा बड़ा था, चारों तरफ लकड़ी के खंबे, ऊपर से धीरे धीरे झूलती छत और एक कोने में पुराना झूला जो अब बहुत कम इस्तेमाल होता था, पर उसकी खुशबू में भी घर के नाम की जमी ठहराव थी। बरामदे की हवा में मिट्टी, लकड़ी और दालचीनी के छोटे छोटे अक्स मिलकर चल रहे थे, जैसे घर के सभी काम अपना अपना गीत गा रहे हों। सरिता उठते ही बरामदे की ओर गई। उसकी चाल में आराम था, पर आंखों में एक तरह की सजगता भी थी। वो ये जानती थी कि घर के छोटे छोटे कामों को किस तरह से बांटना है ताकि दिन पूरा सुकून से गुजर जाए। आज वो पहले सिकाई करने वाली रोटी की गुठली गांठ बांधेगी, फिर आंगन की झाड़ू लगाएगी और दोपहर तक 2 गुनी चाय का टिन संभालेगी। नैना अभी थोड़ी देर और सोना चाहती थी। वो लड़की सी उतनी चंचल थी, पर घर के काम में उसकी भी अपनी मजबूरी थी। वो कपड़े धोकर सुखाने, बर्तन अलग करने और माँ की दवाइयों की एक छोटी सी सूची संभालने का काम करती थी। किचन में शारदा पहले से आती थी। जिस तरह से चूल्हा जला रही थी उससे साफ था कि आज का दिन भी उनकी पहचान की तरह व्यवस्थित होगा। उनके हाथों में वर्षों की एक लय थी, आटा गूंथना, दही की मात्रा देखना और मसालों की सूक्ष्म खुशबू को परखना। शारदा ने सरिता को देखा और बोली, रोटी गूंथते बेटा, आज शाम को पड़ोसी आ सकते हैं। उसकी आवाज में कोई हठ नहीं था, बस वो सावधान धीमी सी सलाह थी जिसमें वर्षों की आदतें पका कर रखी जाती थीं। सरिता ने आटे को देखा, थोड़ा ज्यादा सूखा था। उसने हल्के से पानी की बूंदें दी और अपने हथेलियों से गूंथते हुए सोचा कि सुगंध किस तरह घर में फैलती है। आटे की वो गंध किसी भी महंगे ड्रामे से कहीं अधिक घरेलू सुख देती थी। नैना अब उठ गई। उसने अपने बाल बांधे और खिड़की से बाहर झांका। बाहर पड़ोसियों के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे और गली में हल्की सी रौनक थी। नैना ने हंसकर कहा, आज बाजार जाना है माँ? शारदा ने सिर हिलाया, हाँ, कुछ सब्जियां और दवा लेनी है, पर जल्दी आने का ध्यान रखना। घर छोटा नहीं था, पर उसके कमरे इतने बड़े भी नहीं कि हर आवाज किसी दीवार में खो जाए। यहाँ हर कदम सुनाई देता था। सरिता की ढोलक जैसी हल्की सी ठोकर, नैना की चप्पल की खनक और शारदा के हाथों का सींचन। घर में बरामदे के सूनेपन में भी एक हल्की सी ज्ञातता थी। हर कोई अपने अपने काम में लगा है और यही संतुलन ही घर को एक नर्म सा चेहरा देता है। सुबह के वक्त कभी कभी शादियों या बड़ी छोटी बैठकों की चर्चा आती है, पर इस घर की भाषा अलग थी। यहाँ कोई बड़ी तैयारी, ज्यादा शोर नहीं, सिर्फ रोजमर्रा की छोटी छोटी सावधानियां, जैसे दवा की पत्तियां समय पर रखना, पड़ोस में किसी का हाल पूछना और पास वाले बड़े पेड़ की डालियों को थोड़ा कटा कर रखना ताकि बरामदे में और रोशनी आए। सरिता ने वो शाखाएं काटकर एक कोने में रखी और सोचा कि शाम को टीका लगाने वाले पड़ोसी शायद थोड़ी देर के लिए चाय पीकर चले जाएं। ये छोटी छोटी संभावनाएं घर के दिनों को सजाती थी। दोपहर की धूप बर्तनों की चमक को झिलमिलाती हुई किचन के पास से गुजरी। नैना ने बर्तन मांजे और धीरे धीरे उन्हें सुखाने के लिए डाल दिया। दोनों बहनों की बातें सजग और हल्की थीं। कभी कपड़ों की सिलाई का जिक्र, कभी माँ की तबीयत के बारे में छोटा सा नोट। शारदा चुप से बैठकर चाय के गुड़ घोलने लगी। उनकी उंगलियों में हल्की थकान थी, पर चेहरे पर संतोष था। उनका ये जीवन के प्रति सौम्य रुख उनकी आंखों से झलकता था। दोपहर का खाना सादा था, दाल, भात और थोड़ा सा सब्जी का हल्का सा स्वाद। खाना खाते वक्त दोनों बहनों ने माँ के स्वास्थ्य के बारे में कुछ योजनाएं बनाई।
अक्सर वो छोटी लागत की सोच थी। बाजार की उस थोक वाले की दाल, थोड़ा अलग तरह का तेल और दरवाजे की सिलाई। उनकी बातें इतनी साधारण थीं कि यदि कोई पास से सुन लेता तो वो समझता कि यही असली जीवन है। बड़े शब्दों की जगह छोटे छोटे फैसले और बड़े घोषणाओं की जगह क्रमिक चुपचाप चलने वाली व्यवस्था। दोपहर के बाद सरिता ने थोड़ी देर की झपकी ले ली। नैना ने कमरा साफ किया और बर्तन बटोर कर रखने लगी। घर में कुछ समय के लिए वो खामोशी छा गई जो सिर्फ तब आती है जब दोपहर की गर्मी बाहर पिघलकर भीतर आ जाती है और लोग अपने अपने काम में इत्मीनान से लगे रहते हैं। इस खामोशी से ही धीरे धीरे शाम की तैयारी अंकुरित होती है। देखने में ये सहज लगती है, पर इसके पीछे बड़ी सी परिपक्वता खिल रही होती है। सरिता उठी और बरामदे की ओर चली गई। उसने देखा कि पुरानी अलमारी की सीढ़ी पर जरा सी धूल जम गई है। उसने मुस्कुराकर कहा, "ये धूल आज शाम हटानी है ताकि शाम को पड़ोसी के आते वक्त 2 कप चाय और 1 प्लेट बिस्किट के लिए जगह खुल सके।" नैना ने चाय के पत्तों को छानकर रखा और कहा, "मैं मटमैला कपड़ा निकाल देती हूँ।" माँ ने खिड़की की ओर देखा और कहा, "सूरज ढलने के साथ थोड़ा सा खिड़की खोल देना ताकि ठंडी हवा अंदर आ जाए।" इन छोटी छोटी बातों में एक अनकहा गीत छिपा था कि घर सिर्फ वही स्थान नहीं जहां ईंट पत्थर होते हैं, बल्कि वो वहां है जहां लोगों के छोटे छोटे व्यवस्थित कर्मों से सुरक्षा का भाव बनता है। वे दिन के छोटे छोटे काम इस तरह से करते रहे, न किसी बड़े झगड़ी के साथ, न किसी नाटक के साथ, बस धीरे धीरे अपने पैटर्न में चलते रहे। दोपहर बाद उनकी बातचीत में एक छोटा सा क्षण आया जब शारदा ने पुराने अलमारी के ऊपर रखे एक लकड़ी के बॉक्स को खोला। उसमें से कुछ पुराने कागज और एक पुराना फोटो निकला। माँ की जवानी का एक तस्वीर जिसमें 2 युवा चेहरे मुस्कुरा रहे थे। वो तस्वीर देखकर तीनों की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। ना तो भारी अफसोस, ना कोई रोना, बस एक धीमी स्मृति की नर्म चमक। सरिता ने फोटो को धीरे से फिर से रखा और बोली, "हम ये फोटो शाम को दीवार पर रख देंगे।" नैना ने सिर हिलाया और चाय के कटोरे लेकर कहा, "हाँ, और मैं उस बॉक्स को साफ कर दूंगी।" इन छोटे छोटे कामों के बीच घर की लय अब धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रही थी। उनकी बातें साधारण थी, पर अंदर से भरपूर। हर शब्द में अपनापन, हर काम में सम्मान। और ये सब कुछ बिना किसी उच्च स्वर के, बिना किसी बड़ी घटना के, बस जीवन की धीमी लय में बहता रहा। दोपहर की गर्मी अब कम हो रही थी। सूरज थोड़ा झुका और उसकी किरणें बरामदे के खंभों पर लंबी लंबी रेखाओं की तरह फैल गईं। इन रेखाओं में एक अजीब सी नरमी थी, मानो घर के हर कोने को धीरे धीरे थपकी दे रही हों। सरिता ने झपकी से उठकर बरामदे में कदम रखा। फर्श हल्का गर्म था, पर हवा में एक शांत ठंडक उतरने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली। घर की मिट्टी, धूप और भुने चने जैसी हल्की सी खुशबू मिलकर एक अपनापन देती थीं। अंदर रसोई में नैना बर्तन करीने से रख रही थीं। उसके हाथों की चाल शांत थी, पर आंखों में एक सजग था, जैसे वो धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां सीख रही हो। शारदा पास ही बैठकर हल्की सी चाय उबाल रही थीं। चाय का भाप उनके चेहरे पर उतरती और वे एक छोटी सांस लेकर जैसे भीतर तक उसे महसूस करती थीं। "चाय बन गई क्या?" सरिता ने धीरे पूछा। नैना मुस्कुराई। "हाँ दीदी, बस छानने वाली हूं।" वे तीनों एक क्षण को कुछ बोले बिना एक दूसरे को देखती रहीं। इस मौन में भी बहुत सारी बातें थीं। शुक्रिया, अपनापन और दिन भर की थकान का हल्का सा अंदाज। शाम की शुरुआत हमेशा इसी बरामदे से होती थी। शारदा ने 3 कटोरियां भर दीं। कटोरियों पर चाय की भाप धुंध की तरह बैठ रही थी। उस भाप में चाय की पत्तियों की महक और गुड़ की हल्की मिठास मिलकर एक ऐसा एहसास दे रहे थे
जो अंदर तक गर्माहट पहुंचाता है। सरिता ने पहली कटोरी लेकर बोली, माँ, आज थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं सब्जी काट दूंगी। शारदा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे आराम तो तुम्हें करना चाहिए, दिन भर तुम दोनों काम में लगी हो। नैना ने हल्की हंसी में कहा, काम तो घर का है माँ, और घर हम सब का है। इन कुछ शब्दों को कहते कहते नैना की आंखों में एक परिपक्वता की छाया आई, जैसे उसने कहना ही नहीं, महसूस भी कर लिया हो। तीनों चाय पीते पीते गली से गुजरती हल्की आवाजें सुन रही थीं। किसी के चप्पल की खटखट, किसी बच्चे की खिलखिलाहट, कहीं किसी बर्तन के धुलने की धप धप। ये सब आवाजें घर की शाम का हिस्सा थीं, किसी पुराने रेडियो की धीमी धुन जैसी। चाय के बाद सरिता ने उस पुरानी अलमारी की तरफ देखा जिसकी सीढ़ी पर दोपहर में धूल जमी दिखी थी। नैना, चल इसे साफ करते हैं, उसने कहा। अलमारी लकड़ी की थी, अंधेरी, भारी और कई बरसों की गंध समेटे हुए। अंदर रखे पुराने बक्से, पुरानी किताबें, टूटी हुई चूड़ियों का डब्बा, सब किसी पुराने समय की गवाही देते थे। सरिता ने कपड़ा पानी में भिगोकर निचोड़ा। धीरे धीरे अलमारी के दरवाजे, खांचे और कोनों को पोंछने लगी। धूल धीरे धीरे हटने लगी। लकड़ी की पुरानी चमक वापस दिखाई देने लगी। नैना ने एक कोना खुलवाया, वहां एक पुराना कढ़ाई वाला रुमाल मिला। उसने धीरे से पूछा, मां, ये आपका है? शारदा ने रुमाल को छुआ। उनके चेहरे पर संकोच और स्मृति दोनों दिखाई दिए। ये तो तुम्हारी नानी ने दिया था, उन्होंने नरम आवाज में कहा। बहुत साल पहले। सरिता और नैना कुछ पल को चुप हो गईं। रुमाल कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़ा, पर वो कपड़ा किसी की जवानी, किसी की मेहनत और किसी की यादों से भरा हुआ था। शाम की हवा बरामदे से होकर उस रुमाल पर बैठ गई। वो एक हल्की सी लोरी जैसा पल था। शाम गहराने लगी थी। आकाश नीला से धीमे धीमे गहरा होता हुआ एक शांत रंग में ढलने लगा था। इस समय घर की सबसे प्यारी जगह रसोई हो जाती थी। शारदा ने चूल्हा जलाया। लकड़ियां टूटकर हल्की सी खड़क पैदा करती। एक इतनी कोमल आवाज जो सुनते ही थका हुआ मन पिघलने लगता है। सरिता आटे की गोलियां बना रही थी। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना नरम था जैसे वो आटे में घर की शांति को गूंथ रही हो। नैना दाल में तड़का डाल रही थी। तड़के की छपाक, रसोई में एक गरम महक फैल गई। प्याज, जीरा और घी की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में भरने लगी। ये वो महक थी जिसे सुनकर किसी भी घर का बच्चा कहता है, मां, खाना बन रहा है। शारदा ने कहा, आज थोड़ी रोटी मैं बेल लूंगी। नैना बोली, नहीं मां, आपकी कलाई में दर्द है, मैं कर लूंगी। शारदा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम दोनों बड़े घर की बेटियां हो, घर संभालना सीख रही हो। इन शब्दों में कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं था, बस गर्व की हल्की सी परत थी, एक मधुर सधी हुई स्वीकार्यता। रसोई से निकलकर शाम की हवा बरामदे में और घनी हो गई। पुराने पंखे की धीमी गूंज घर को एक लय दे रही थी। घूं घूं, एक बहुत ही खामोश, सुकून देने वाला मनसीब। गली के बाहर एक गाय झुकी हुई थी। उसकी घंटी धीरे धीरे हिल रही थी। इस घंटी की आवाज घर के भीतर धीमी धीमी कंपन की तरह आती, मानो रात को पहले से एक लोरी सुना रही हो। सरिता ने खिड़की की चिटकनी खोली। बाहर से ठंडी हवा आई और घर के भीतर धीमी धीमी फुरफुराहट फैल गई। हवा में अब रात के खाने की महक, दाल की गुनगुनाहट और नीम के पत्तों की खुशबू तीनों एक साथ घुलने लगे। खाना बन चुका था।
उन्होंने साथ बैठकर खाना खाया। बहुत सरल पर घर जैसा। दाल, रोटी, चावल और थोड़ी सी खीर जो सरिता ने दोपहर में बनाई थी। खाते हुए नैना ने धीमे से कहा, दीदी, मुझे लगता है अब मैं माँ की कई बातें पहले से ज्यादा समझने लगी हूं। सरिता ने सर हिलाया। हाँ, घर की लय समझने में समय लगता है। शारदा ने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी, थोड़ा गर्व और ढेर सारा प्यार था। ये सब बातें बहुत धीमी, बहुत सादी, बहुत शांत थी, पर यही तो असली घर था। खाना खाकर तीनों बरामदे में आई। आकाश में अब तारे दिखाई देने लगे थे। दादी के हाथ का छोटा दिया जल रहा था। उसकी लौ हल्की सी कांप रही थी, जैसे घर की सारी थकान उस लौ में जाकर बैठ रही हो। सरिता ने नैना के कंधे पर सिर रखा। नैना मां के पास खिसक आई और तीनों बस कुछ देर बिना कुछ बोले वहीं बैठी रहीं। कभी कभी किसी घर को बातों की जरूरत नहीं होती, साथ की होती है। धीमी हवा, धीमा पंखा, धीमी सांसें और घर का एक शांत, सुकून भरा पल। शाम अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश गहरा नीला हो गया था। वो नीला जो अंधेरे की शुरुआत भी है और शांति की भी। बरामदे के खंभों पर हल्की सी नम हवा बैठने लगी थी। पुराने घरों में हवा का अलग ही व्यवहार होता है। वो अंदर की दीवारों को देखकर रास्ता खुद बनाती है। कभी कोने में ठहर जाती है, कभी किसी चरमराती खिड़की को हल्के से छूकर गुजर जाती है। खाना होने के बाद रसोई में हल्की सी खड़क बची थी। तवे का गरमपन अभी पूरी तरह नहीं गया था और दाल की खुशबू घर के बीचों बीच किसी मोमबत्ती की तरह टिक गई थी। नैना रसोई में बर्तन लगाने में लगी थी। दीवार पर टंगा छोटा सा लालटेन उसके हाथों के ऊपर नर्म सी रोशनी डाल रहा था। एक ऐसी रोशनी जो किसी कहानी की शुरुआत जैसी लगती है। सरिता पानी भरकर बरामदे में आई और सामने रखा छोटा दिया देखा। दिए की लौ हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे घर की सांस धीमे धीमे चल रही हो। शारदा ने कहा, सरिता, जरा वह पीछे का कमरा खोलकर देख ले, कल कुछ चीजें साफ करनी हैं। कमरा घर के पिछले हिस्से में था, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा उपेक्षित, पर उसमें ऐसी चीजें थीं जो कभी इस घर की रौनक हुआ करती थीं। सरिता ने चटिकनी हटाई। खट। ये वही आवाज थी जो वर्षों से नहीं बदली थी। कमरा खुलते ही हल्की सी धूल की सौंधी महक उसकी ओर आई। ये खलबलाहट वाली महक नहीं थी, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, जिसमें यादों का एक धुंधला सा स्वाद था। उसने लालटेन अंदर रखा। कमरे में फैली रोशनी किताबों की अलमारी, एक पुरानी सिलाई मशीन, कुछ लकड़ी के बक्सों और एक बड़े आईने पर टिक गई। आईना अब धुंधला था, उस पर समय के धब्बे थे, पर उसमें भी फिर भी घर का चेहरा वैसा ही दिखता था। सरिता आईने के सामने कुछ क्षण खड़ी रही। उसे लगा जैसे कमरा उससे कह रहा हो, तुम अब बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो रही हो। ये कहने की जरूरत नहीं थी, महज महसूस करने से ही कमरे की हवा बदल गई। उधर रसोई में नैना बर्तनों को सुखाने वाली कपड़े की छोटी गठरी कस रही थी। उसकी उंगलियां हल्की हल्की ठंडी हो गई थीं। शारदा ने पीछे से आकर कहा, आज बहुत काम कर लिया बेटा, थोड़ा आराम कर ले। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ, जब तक सब कुछ अपनी जगह पर न रख दूं, मन नहीं मानता। उसकी बात में जिद नहीं थी, बस एक समझ, एक ऐसी समझ जो धीरे धीरे आती है और बिना बताए घर का हिस्सा बन जाती है। शारदा ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी ऐसे ही करती थी, उन्होंने फुसफुसा कर कहा, लेकिन तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा संभल कर चलती हो। इन शब्दों में कोई भारीपन नहीं था, केवल गर्व था, और उस गर्व में नैना के लिए एक बहुत शांत आशीर्वाद। बरामदे में हवा और भी ठंडी हो रही थी। झींगरों की आवाजें अब स्पष्ट सुनाई देने लगी थीं, एक धीमी धीमी लय जो रात को अपनी पहचान देती है।
सरिता बाहर आई और दिए के पास बैठ गई। उसने अपने घुटनों पर दुपट्टा खींच लिया और आसमान की ओर देखा। कुछ तारे घर की छत से बिल्कुल साफ दिख रहे थे। उनकी रोशनी बहुत तीखी नहीं थी, बस चमक की हद तक, जैसे कोई दूर से मुस्कुराकर देख रहा हो। नैना भी आकर उसके पास बैठ गई। दोनों बहनों ने कुछ पल कुछ नहीं कहा। चुप्पी उनके बीच बहुत आराम से बैठी थी, जैसे वो उनकी भाषा हो। चलो उस पुरानी सिलाई मशीन को थोड़ा साफ करते हैं, सरिता ने कहा। कमरे के कोने में वो मशीन पड़ी थी, बहुत पुरानी, काले रंग की। उस पर सोने की डिजाइनें अब हल्की पड़ चुकी थीं। उन्होंने मशीन पर हाथ फेरा। लोहे की ठंडक उंगलियों के नीचे अजीब सी सुकून दे रही थी। माँ इस पर क्या क्या सिलती थीं, याद है? नैना ने धीमे पूछा। हाँ, तुम्हारी स्कूल की पहली फ्रॉक और मेरे दुपट्टे की किनारी। सरिता हल्की हंसी। और याद है, हम दोनों इस चक्कर को घुमाने की कोशिश करते थे और माँ हमें डांट देती थी। दोनों ने मशीन का हैंडल घुमाया। कर कर ये आवाज़ घर में गूंज गई। ये शोर नहीं था, एक सुखद पुरातनता थी, एक ऐसा एहसास जो सुनकर लगता है कि घर का पुराना दिल अभी भी धड़क रहा है। उसी समय शारदा भी बरामदे में आकर बैठ गईं। उन्होंने दोनों बेटियों को देखा, उनके हाथों में पड़ी मशीन की धूल, उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर दिन भर की हल्की थकान। शारदा ने सोचा, ये अब सच में बड़ी हो रही हैं। पर यह सोच खुशी और चिंता दोनों के बिना थी, बस एक शांत स्वीकार, जैसे कोई नदी चुपचाप अपना रास्ता बदल ले और किसी को बताने की जरूरत भी ना पड़े। नैना ने माँ के पांव दबाए। शारदा मुस्कुराई। बहुत मेहनत करती हो तुम दोनों, उन्होंने कहा। सरिता ने उनकी ओर देखा। माँ, घर आप जितना संभालती है, हम तो बस उसी लय में चलते हैं। शारदा हंसी, एक धीमी, थकी हुई पर संतुष्ट हंसी। रात और गहरी हो चुकी थी। हवा अब ठंडी थी और बरामदे में रखा दिया धीरे धीरे छोटा हो रहा था। उसकी रोशनी घर की दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रही थी। शारदा ने कहा, चलो बेटा, अंदर सोने चलते हैं। बहनों ने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। सरिता खिड़की की चिटकनी लगा रही थी और नैना बिछावन ठीक कर रही थी। कमरे में एक हल्की सी मिट्टी की महक थी, वही महक जो पुराने घरों की पहचान होती है। शारदा ने दीवार पर पुराना रूमाल फैलाकर रखा। उस रूमाल पर नानी की कढ़ाई थी, धीमी, सुंदर और समय से भरी हुई। तीनों उसे देखने लगीं। कुछ क्षण के लिए घर पूरा शांत हो गया, मानो रूमाल ने कमरे को एक लोरी सुना दी हो। बहनों ने मां के पास बैठकर थोड़ी देर बातें की। कोई बड़ी बात नहीं, न कोई गहरी चिंता, बस हल्की हल्की बातें, जैसे दिन भर की थकान धीमे धीमे पिघल रही हो। पंखे की धीमी गूंज, रात की नर्म हवा और तीनों की मुस्कुराहट, ये सब मिलकर कमरे में वो माहौल बना रहे थे जो नींद को बुलाने वाली किसी शांत आवाज जैसा होती है। सरिता ने धीमे से कहा, मां, आज घर बहुत शांत लग रहा है। शारदा बोली, क्योंकि तुम दोनों अब घर को महसूस करने लगी हो। और ये बात उनके दिल में ऐसे उतरी जैसे कोई दिया अचानक बुझकर कमरे में और भी शांति भर दे। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में तारे वैसे ही बिखरे थे जैसे किसी पुराने कवि ने अपनी कविताओं के पन्ने यहां फेंक दिए हों। गली के पार दूर किसी लोहे की छत पर पानी की बूंदें अभी अभी रुकी थीं और उनकी टपकन अब रुक रुक कर आ रही थी, एक धीमी सी ताल जिससे गांव की रात का संगीत बन रहा था। कुटिया के अंदर तीनों, शारदा, सरिता और नैना, धीरे धीरे अपने अपने कामों को समेट रही थीं। रसोई की आखिरी भीनी भीनी महक अब कुछ कम हो चुकी थी। तवे की गर्मी अब मिट्टी में समा रही थी। शारदा ने चूल्हे की राख को सावधानी से ढक दिया और छोटी सी लकड़ी की लॉकेट में राख का एक चम्मच भरकर रख लिया। थोड़ी सी राख पत्तियों के पास रख दूंगी, सुबह से काम आएगी, वो बोली, पर आवाज में निर्देश नहीं, सिर्फ एक सहज व्यवहार था। सरिता ने कमरे में रखे पुराने बक्सों को वापस अपनी जगह कर दिया। उसने एक एक किताब को धीरे से उठाया और वापस अलमारी में रख दिया। किसी पन्ने की सरसराहट भी अब नहीं सुनाई दे रही थी। नैना ने बिस्तर का तकिया सुगठित किया और रजाई के कोने ठीक किए। वे छोटी छोटी हरकतें थी, पर हर एक में इकट्ठा प्यार था,
ऐसा प्यार जो किसी बड़े उदाहरण से नहीं, रोज की छोटी सावधानियों से उतरता है। कमरे की खिड़की से बाहर की हवा अभी भी हल्की थी। सरिता ने धीरे से रस्सी खिसकाई ताकि खिड़की का छोटा सा जाली थोड़ा सा खुला रहे, ताकि रात की हवा अंदर आती रहे। उसने कहा। रात की हवा ने अंदर आकर उनके बालों को हल्का छू लिया और फिर चुपचाप कोने में जा बैठी, मानो किसी ने कमरे के लिए एक कोमल सी चादर बिछा दी हो। बिस्तर पर लेटने से पहले शारदा ने दोनों बेटियों से कहा, चलो बेटियों, आज तुम दोनों मिलकर कल के लिए कुछ लिख लो। मकान के छोटे छोटे काम, सब्जियों का हिसाब और पड़ोसी के कर्ज का हिसाब। मैं कल बाजार जाकर ये सब देख लूंगी। ये भी कोई कठोर आदेश नहीं था, ये एक साझा योजना थी, जैसे तीनों मिलकर किसी मधुर रोटी की रचना कर रहे हों। नैना ने सरिता की ओर देखा और बोली, मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, रोटियां बेल दूंगी। सरिता मुस्कुराकर बोली, और मैं सब्जी लेने जाऊंगी, तुम बाजार से लौटते ही किचन को सजाना। उनकी आवाजों में ना तो कोई चिंता थी और नहीं कोई जल्दबाजी, बस एक ठोस समझदारी कि घर छोटे छोटे कदमों से चलकर ही बड़ा बनता है। थोड़ी देर के बाद शारदा ने पुराने बर्तन के झरझरे हिस्से की जांच की, वो हिस्सा जहां कभी जंग लग जाती थी। उसने धीमे हाथ से उस हिस्से पर तेल की एक बूंद डाली और कपड़े से पोंछ दिया। ये देखकर नैना ने पूछा, माँ, क्या इसे फेंकना नहीं चाहिए? शारदा ने हाथ ऊपर कर कहा, नहीं बेटा, थोड़ा संभाल कर रखेंगे, कभी किसी काम आ जाएगा। ये सीख छोटी थी पर घर की दीर्घकालीन समझ से भरी हुई थी। चीजें फेंकने से पहले उनकी उपयोगिता को समझना। खिड़की के पास रखा एक छोटा दीपक अब उनकी आंखों के पास हल्की चमक दे रहा था। वो दीपक किसी औपचारिक पूजा का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ रात के लिए कमरों को भय से बचाने के लिए उजाला दे रहा था। दीपक की लौ में अब एक तरह की नरमी आ गई थी, बड़ा तेज नहीं, पर इतना कि हर चीज की परछाई मुलायम हो जाए। उन्होंने मिलकर दीपक की लौ को थोड़ा सा झरकाया और फिर कुछ अकेले पलों के लिए चुप्पी में बैठ गईं। चुप्पी के भीतर शारदा ने थोड़ा सा झुककर धीरे से कहा, तुम्हें याद है ना, जब तुम्हारे पापा रहते थे तो जेल में भी एक चिमटा रखा करते थे और हम हंसी मजाक में कहते थे कि वो चिमटा हमारा लग्जरी आइटम है। उसकी बदकही में कोई भारीपन नहीं था, बस स्मृति की हल्की सी परत। सरिता की आंखों में एक हंसी उभरी, पर वो तुरंत धड़ाम कर खुद को बंद कर लिया। उसकी आंखों में सूक्ष्मता से जीवन की परिपक्वता चमक गई। नैना ने धीरे से पूछा, माँ, आज की रोशनी कम कर दें? शारदा ने सर हिलाया और कमरे का प्रकाश और भी कम कर दिया। रात के बीच में कमरे के बाहर से किसी दूर की ट्रेन की सीटी की आवाज आई। एक लंबी खींची खींची सी धुन। वो धुन कुछ ही समय के लिए आकाश को पार कर गई और फिर लुप्त हो गई। ट्रेन की आवाज सुनकर सरिता को अपनी छोटी सी जवानी की याद आई। कैसे वे तीनों कभी किसी दिन दूर शहर जाने का सपना देखते थे, पर वो सपना अब किसी भड़कीले रंग का लक्ष्य नहीं रह गया था। वो बस एक सुखद याद बनकर रह गया था, जिसमें अब घर की छोटी छोटी खुशियां ज्यादा बड़ी लगने लगी थी। फिर वे सब उठकर बिस्तर की ओर बढ़े। बिस्तर पर लेटते ही शारदा ने दोनों की उंगलियां हल्की सी पकड़ लीं, एक मां की तरह। पर अब वो पकड़ ना तो जकड़न थी, ना आदेश, वह सिर्फ एक आश्वासन था कि वे सब साथ हैं। सरिता ने अपनी आंखें बंद की और नैना ने धीरे धीरे अपनी सांसों को लंबे लंबे हिसाब में समेटा। थोड़ी देर बाद शारदा ने फुसफुसाकर एक छोटी सी कहानी सुनाई। कोई बड़ा किस्सा नहीं, बस बचपन की एक नन्ही सी घटना, जिसमें गांव की बूढ़ी काकी ने रात में आकर चूड़ियां दी थीं। कहानी इतनी हल्की थी कि उससे दिल भारी नहीं होता। वह बस एक स्मृति की लोरी थी जो सुनते ही नींद की दरी सिमटने लगती है। नैना की आंखें पहले थोड़ी नम हुई, फिर धीरे धीरे मुस्कान छाई और उसकी सांसें धीमी हो गईं। कमरे में अब पंखा बहुत धीमा चल रहा था। उसकी गूंज किसी पुरानी ताल की तरह कमरा भर रही थी। बाहर से आती हौले हौले हवाएं खिड़की के पर्दों को छूकर भीतर की हवा को और भी ठंडा कर रही थीं। इन सब लयों के बीच तीनों की सांसों में एक तरह की समरसता आ गई, एक ताल जो रात की गहराई में खोने के लिए सही थी। सोने से पहले सरिता ने धीरे से कहा, माँ, कल मैं सुबह उठते ही पिछवाड़े वाली टोकरी की जांच कर लूंगी। जो सब्जियां बची हैं उन्हें सही समय पर इस्तेमाल कर लेंगे।
शारदा ने सर हिलाया और बोली, ठीक है बेटा, और नैना तुम पानी के टब को ढक देना। दोनों ने बिना किसी शोर के हाँ कहा। ये छोटे छोटे निर्देश आखिरी रस्मी नहीं थे, वे घर को सुरक्षित रखने वाली एक सौम्य योजना थी। बिस्तर में रोशनी और भी कम हुई। दिया की लौ अब सिर्फ एक हल्की चमक रह गई थी। उस चमक में माँ की पड़ी हुई झुर्रियां, सरिता की ठंडी आंखों की परछाई और नैना के शांत चेहरे, सब कुछ एक साथ समा गए। शारदा ने अपनी हथेली दोनों बेटियों के बीच रखी और कहा, सो जाओ बेटियों, कल फिर से रोज की रौनक है। नैना ने आखिरी बार कहा, माँ तुम भी आराम से सोना। शारदा ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी सो जाऊंगी बेटा। और फिर जैसे ही उनकी सांसें गहरी हुईं, कमरे की सारी हल्की सी आवाजें पिघलकर एक मुलायम चादर बन गईं। पंखे की गूंज, दूर की ट्रेन की मध्यम याद, दिए की आखिरी सुलगना। यही आवाजें अब सुनने वाले को भी ठोस नींद की ओर खींचने लगती हैं। रात की इस शांत चादर में तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा, न किसी डर की वजह से, न किसी आशंका की परछाई से, सिर्फ इसलिए कि वे एक दूसरे के साथ थीं। और इसी साथ ने उनकी रात को पूर्ण कर दिया। इतनी सादगी, इतनी गर्माहट कि शब्दों में बयां करना मुश्किल हो। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।